कोई माता की उम्मीदों पे न डाले पानी, जिंदगी भर को हमें भेज के काले पानी। रहे बुलंद ना जुल्मों सितम की पेशानी, जिंदगी भर को हमें भेज के काले पानी। जब ये गाना आप सुनेंगे, पूरा गाना जब ये सुनेंगे, लगभग 2-2.5 मिनट का गाना है, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अंडमान निकोबार में स्थित एक पोर्ट ब्लेयर में जो सेलुलर जेल है, उसमें एक शो होता है, साउंड एंड लाइट शो। लगभग 45 मिनट से 50 मिनट का शो होता है। जब वो शो ख़त्म होता है तो आप देखेंगे कि हर कोई अपने आँखों से आंसू पोंछ रहा होता है। इतना दर्दनाक किस्सा सुनाया जाता है उस शो में। उस शो की शुरुआत होती है इस गाने से, और उस 50 मिनट के शो में बताया जाता है कि कैसे वो जो जेल है, वो जो पोर्ट ब्लेयर में स्थित सेलुलर जेल है, कितनी यातनाएं उस जेल ने देखी हैं, कितने कैदियों ने यातनाएं सही हैं, और उन्हीं कैदियों में से एक थे वीर सावरकर। जी हाँ, न्यायशाला में मैं आज बात करूँगा उसी वीर सावरकर के बारे में। आज उनकी जन्मतिथि है, 138वीं जन्मतिथि, 28 मई। आप सीधे शब्दों में ऐसे जान सकते हैं कि यह वह तिथि है जब वामपंथियों के पेट में दर्द मरोड़ना शुरू होता है। तो इस तिथि को हम दर्द मरोड़ने वाली तिथि, पेट में दर्द मरोड़ने वाली तिथि भी जान सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी हुए जिनको हम श्रद्धा भाव से, पूरा देश श्रद्धा भाव से देखता है, उनकी पूजा अर्चना करता है। लेकिन सबसे जो कंट्रोवर्शियल नेम हैं वीर सावरकर, जिनको एक धड़ा पूजा करता है, एक धड़ा उनको कहता है कि वो किस बात के क्रांतिकारी थे, उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान दिया। उन्हीं वामपंथियों के जो चचा थे कार्ल मार्क्स, उनके जो ग्रैंडसन थे, उनका नाम बहुत कठिन सा नाम है, मुझे नाम याद नहीं है, मैंने बहुत कोशिश करी। उनका नाम है जीन लॉरेंट फ्रेडरिक लॉन्गनेट। आप सर्च करेंगे तो उन्हीं वामपंथियों के जो चचा थे कार्ल मार्क्स, उनके ग्रैंडसन ने वीर सावरकर के लिए इंटरनेशनल कोर्ट में केस लड़ा था। आपके चचा के ग्रैंडसन ने, आप पढ़ लीजिएगा, आप लोग अपना शोध जो करते हैं और शोध करने के बाद जो अपना मनगढ़ंत इतिहास लिखते हैं, उस मनगढ़ंत इतिहास से परे जाकर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि एक पक्ष ये भी है। वह केस क्यों लड़ा था? क्योंकि जब इनको सज़ा हुई 1911 में, 1910 में तो कहीं 1910 बताया जाता है, कहीं 1911 बताया जाता है, तो वो ब्रिटेन में थे और उनको ब्रिटेन से इंडिया लाया जा रहा था। तो बीच में वो जो पानी के जहाज़ से लाया जा रहा था, पानी के जहाज़ से कूदकर वो फ्रेंच की धरती में घुस गए थे। तो क्योंकि फ्रेंच से उनको यहाँ इंडिया लाना था, तो इंटरनेशनल कोर्ट में एक मामला चला। हालांकि वो केस हार गए सावरकर और उनको इंडिया लाया गया। 24 दिसंबर 1910 से लेकर 23 दिसंबर 1960 50 साल की सज़ा हुई वीर सावरकर को। काला पानी की सज़ा कहते हैं, 2 जो आजीवन कारावास होता है उसकी सज़ा कहते हैं। मेरी एक बात आज तक नहीं समझ में आई कि अगर सावरकर का कोई योगदान नहीं था स्वतंत्रता संग्राम में, तो इनके चचा को चिकोटी काटने के लिए तो 50 वर्षों की सज़ा हुई नहीं थी। कोई भी क्रांतिकारी, कोई भी, आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई भी ऐसा था जिसको 2 जन्मों के काले पानी की सज़ा हुई थी। और वो जेल, जब आप उस जेल में जाएंगे, सेलुलर जेल में, जो वहाँ पे 700 कैदियों की व्यवस्था है, जहाँ पे सावरकर का बैरक था, जहाँ पे सेकंड फ्लोर पे जब आप जाएंगे सावरकर की जो बैरक है, आप सबसे डिफरेंट पाएंगे सावरकर का जो बैरक है। डबल लेयर की सिक्योरिटी है, आप एक अंदर घुसेंगे, वहाँ पे लॉक लगा हुआ है, फिर उसके बाद थोड़ी सी स्पेस है, फिर अंदर है, फिर वहाँ पे एक लॉक लगा हुआ है। 13x7 का कमरा है। उसी 13x7 के कमरे में लगभग 14 साल सावरकर ने काटे। लगभग 1924 में उनको जेल से रिहा किया गया था। और
उस जेल के बारे में अगर मैं बताऊं, आप जाएंगे तो देखेंगे कितनी लगभग उस समय की 5.25 लाख लागत से वो जेल बना था। और उस जेल में ऐसी व्यवस्था की गई थी, एक सेंट्रल पॉइंट था जहाँ पे सारे ऐसे कॉर्नर कॉर्नर पे, मतलब इस तरफ से ऐसे करके बनाई गई थी बैरक, जहाँ से एक जगह पे जो जेलर होता था वो बैठ के देखता था। सारे वहाँ से अगर आप देखेंगे तो सारे जेल के जो दरवाजे हैं आपको दिखेंगे, वहाँ से देखता था कि कहाँ पे क्या कैदी कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। और एक बेहद ऐसी बात थी जो सावरकर को परेशान भी करती होगी, जो सावरकर का बैरक था उसके जस्ट सामने फांसी घर था, जहाँ पे कैदियों को फांसी दी जाती थी। उनके बैरक के ठीक नीचे 4 कमरे थे जिनको बुक किया गया था, सिर्फ जिनको फांसी होनी थी उनको उसमें डाल दिया जाता था और फिर उनको फांसी होती थी। एक साथ ऐसी व्यवस्था थी वहाँ पे कि एक साथ 3 लोगों को फांसी वहाँ पे दी जाती थी। ये तो रही उस जेल के बारे में। जब आप उस जेल में जाएंगे, जेल में देखेंगे तो आप, जो भी लोग, मुझे लगता है कि ये भ्रांति फैलाते हैं, इस तरीके की अफवाह उड़ाते हैं, बकवास करते हैं, वो जब जाएंगे तो शायद उनको ऐसा लगे कि नहीं यार, यातना कितनी सही थी। आपको एक कमरे में, आपके ही घर के कमरे में अगर एक दिन के लिए बंद कर दिया जाए तो शायद आपको पता चले कि यातना क्या होती है। और इन लोगों ने तो ऐसी ऐसी यातनाएं सही। आप जानते हैं कि जो पहले कोल्हू में बैल तेल निकालता था, तो उसमें 10 से 12 सेर, दिन भर में अगर एक जोड़ी बैल है तो वो 10 से 12 सेर तेल निकालता था पूरा दिन चलने पे। लेकिन कैदियों को क्या सज़ा दी जाती थी? एक एक मन तेल निकालने की सज़ा दी जाती थी कि आप दिन भर में एक एक मन तेल निकालिए। एक मन और एक सेर में कितना किलो होता है, क्या होता है एक मन और एक सेर, आप पढ़ लीजिएगा। इतना आप लोग जो हैं, जो इतना पढ़ते हैं कि उन्होंने मर्सी पिटीशन डाला, कई बार मर्सी पिटीशन डाला, लेटर लिखा, पिटीशन नहीं उसको ये बोलते हैं कि चिट्ठी लिखा। तो मैं आपको बताता हूँ कि सावरकर एक पढ़े लिखे आदमी थे, ब्रिटेन में लॉ की पढ़ाई करने गए थे, वहाँ फ्री इंडिया सोसाइटी इन्होंने बनाई थी। फ्री इंडिया सोसाइटी के नाम से ही आपको समझ में आता होगा कि फ्री इंडिया मूवमेंट वो चला रहे थे, ब्रिटेन में बैठकर भी, वहाँ पढ़ाई करते हुए समय भी। तो एक पढ़े हुए व्यक्ति थे, एक एडवोकेसी उन्होंने पढ़ी हुई थी। तो अभी जो हमारा सिस्टम है, लॉ का जो सिस्टम आप देखते हैं, वो ये है कि जब भी हमें कोई एक्यूज़्ड, किसी भी मामले में अगर आप बनाए जाते हैं तो एक्यूज़्ड बनाने के साथ साथ आपको जेल भेज दिया जाता है, या कभी कभी कन्विक्शन के बाद भी जेल भेजा जाता है। अगर आप एक्विटेड हैं तो छोड़ दिया जाता है। उसके बाद हमारा शुरू होता है सिलसिला कोर्ट्स का, कोर्ट कचहरी का। तो वो व्यवस्था तब से लागू है, जो हमारी IPC 1860 से है। तो उसके बाद, और जो कोर्ट्स की व्यवस्था थी तब भी कोर्ट्स की व्यवस्था थी। तो कोर्ट्स की व्यवस्था जब शुरू होती थी तो उसमें आपके पास ऑप्शन होते थे कि आप कोर्ट में जाइए। हालांकि कोर्ट से जब उनको कन्विक्शन हो गया था तो कोर्ट के बाद, अगर आज क्या व्यवस्था है, अगर आपको कोर्ट से कन्विक्शन हो जाता है, अगर आपको अपना सज़ा कम करानी है, सज़ा माफ़ करानी, तो आप किसको, क्या प्रोविज़न है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? गवर्नर को लिखेंगे, राष्ट्रपति को लिखेंगे। वही काम उन्होंने किया कि उन्होंने वहाँ तब के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको वो अपनी पिटीशन डालते थे, जिनको लीगल भाषा में पिटीशन बोलते हैं, चिट्ठियाँ नहीं बोलते हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि वो पिटीशंस होती थी, जो पिटीशन उन्होंने मूव करी और अपने बचाव में मूव करी। हर किसी का अधिकार है आपको, अगर, और वो भी जेल क्यों भेजे गए थे? जेल अपने उन्होंने किसी का मर्डर तो किया नहीं था, वो फ्री इंडिया मूवमेंट का हिस्सा थे। 1909 में एक कांड हुआ, इसमें पाया गया कि ये इसमें इन्वॉल्व थे, जो उनके भाई थे गणेश सावरकर। आपको एक और हैरानी वाली बात बताऊं कि जब सावरकर जेल जाते हैं अंडमान पोर्ट ब्लेयर में, तो गणेश सावरकर भी उसी जेल में मौजूद होते हैं। गणेश सावरकर को 2 साल तक यह नहीं पता चलता कि मेरा भाई भी इसी जेल में आया हुआ है। 2 साल बाद उनको पता चलता है कि मेरा भाई भी अब यहाँ पे इस जेल में ट्रांसफ़र हो गया। और आप कहते हैं कि उन्होंने मर्सी पिटीशन, चिट्ठियाँ लिखी थी सरकार को, माफ़ीनामा लिखा था। आप जब आज पिटीशन लगाते हैं, किसी ने कहीं भी कोर्ट गए होंगे तो उसमें लास्ट में आप प्रेयर लिखते हैं। प्रेयर मतलब होती है प्रार्थना। तो क्या उसको कहेंगे कि आप कोर्ट में जाके आप चिट्ठी लिख रहे हैं और प्रार्थना लिख रहे हैं? नहीं ना, वो एक प्रोसीजर होता है और उस प्रोसीजर को उन्होंने फॉलो किया। और अगर वो इतने ही नकारे थे, इतना ही उनको सरगर्भित आप नहीं मानते हैं, प्रासंगिक नहीं मानते हैं, तो उनके बारे में आप बात क्यों करते हैं? बात करते हैं, और क्यों बात करते हैं उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ एक रीज़न है, क्योंकि वो हिंदुत्व की भी बात करते थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी हिंदुत्व पे, हु इज़ हिंदू, हिंदुत्व हु इज़ हिंदू।
उस पर उन्होंने यह भी लिखा कि भारत के लैंड में जो भी रहता है वो हिंदू है। जब वो मरे तो उन्होंने ये भी कहा कि मेरा क्रियाक्रम मत करना। तो वो ऐसे हिंदू थे जो साइंटिफिक चीज़ों को मानते थे, साइंटिफिक हिंदू की जो बातें होती थी वो उसको उन्होंने बढ़ाने की कोशिश करी। छुआछूत को उन्होंने कभी बढ़ावा नहीं दिया, छुआछूत के विरोध में हमेशा लड़े। तो ऐसे हिंदू वो सावरकर थे, ऐसे हिंदुत्व की बात वो करते थे। लेकिन हमें क्योंकि विरोध करना है, क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व की एक दो बातें कह दी, उसके बाद एक और मसला आता है कि गांधी का जो मर्डर हुआ उसमें भी इनका हाथ था। एक्यूज़ बनाए गए थे लेकिन एक्विटेड हुए, मामले से बरी हुए, कोई भी इनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले। तो आपको ये भी समझना होगा कि एक्यूज़ड, एक्विटेड, कन्विक्टेड ये थोड़ी छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, पढ़ लीजिएगा। चचा लोगों ने आपकी बहुत किताबें लिखी हैं तो उसमें पढ़ लीजिएगा एक्यूज़ड, कन्विक्टेड और एक्विटेड क्या होता है, तो शायद आपकी बुद्धि में कुछ घुस जाए कि नहीं ये दोनों अलग अलग बातें हैं। पोर्ट ब्लेयर में जो सेल्युलर जेल है उसमें जो उसका सबसे ज़्यादा समय तक रहा डेविड बैरी जो जेलर था, वो जब मरा तो उसको 4 लोग, मतलब कांधा देने वाले भी, अगर हम अपनी भाषा में कहें तो ये कहें कि 4 लोग कांधा देने वाले भी नहीं बचे थे। उसके हाथ पैर काम करना बंद कर दिया था। वो उन हज़ारों कैदियों की बद्दुआ ही थी। सावरकर जैसे, बटुकेश्वर दत्त जैसे, गणेश सावरकर जैसे हज़ारों लोगों की बद्दुआ ही थी जो उसको लगी, जिसको उन्होंने देश से बाहर रखा, अपने लोगों से बाहर रखा, उसको अंतिम समय में अपने लोग नसीब नहीं हुए उस डेविड बैरी को। और एक बात, सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि उस जेल में वही लोग भेजे जाते थे जिन पे देशद्रोह का मुकदमा चलता था, सरकार के खिलाफ बातें करने का, काम करने का मुकदमा चलता था, या कन्विक्टेड होते थे लोग। तो यह कहना कि सावरकर ने देश की स्वतंत्रता के लिए कुछ नहीं किया, 1857 की क्रांति जो हुई थी उस पर किताब उन्होंने सबसे पहले किताब लिखी जिसको ब्रिटिश सर ने तब बैन कर दिया था। तो ये सब क्या था? अगर ये सब स्वतंत्रता संग्राम में योगदान नहीं था तो आपकी जो बुद्धि विवेक है उस पर मुझे दया आती है। और अगर इन सब बातों को जानने के बाद भी अगर आपके बुद्धि विवेक में समझ में नहीं आता है तो मुझे लगता है कि आपको कभी समझ में नहीं आएगा। अपने चचा लोगों को पढ़ते रहिए, उनके द्वारा जो फर्जी इतिहास लिखा हुआ है और उनमें आप मगन रहिए। आज के सेशन में बस इतना ही। मैं आपसे एक अपील करूंगा कि इसको ज़रूर लोगों तक, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि लोग जानें सावरकर के बारे में, वीर सावरकर कौन थे, वीर सावरकर क्या थे। धन्यवाद। जय हिंद।